नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम खास मुद्दा। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज हम बात करेंगे कि क्या गलत समय पर सुधार ला रही है सरकार। दरअसल महामारी और महामंदी के दौर सुधारों के लिए अनुकूल नहीं माने जाते, लेकिन सरकार दो बड़े सुधार लोगों पर थोपने के लिए आमादा है। पहला श्रम सुधार और दूसरा कृषि सुधार। शायद यही वजह है कि दोनों सुधारों को लोगों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ रहा है। श्रम सुधारों के विरोध में देशव्यापी हड़ताल हुई। 26 नवंबर की आपके सामने कॉमरेड ने जानकारी दे दी, हड़ताल है। और आप लोग जो बढ़ चढ़ के और आप लोग जो जानने पहचानने मेल झोल वाले हैं, सभी साथियों को हड़ताल में उतारें। साथियों, कंपनी की छुट्टी हमारे ऊपर है। जब हम ही नहीं जाएंगे तो कारखाना चलाएगा कैसे? रेल पटरी को उजाड़े जाने के खिलाफ है 26 नवंबर की हड़ताल। कानून को कमजोर कर सामाजिक सुरक्षा छीनने के खिलाफ है 26 नवंबर की हड़ताल। हड़ताल हड़ताल हड़ताल। कृषि सुधारों के नाम पर 3 नए कृषि कानून अध्यादेश के रूप में लाए गए। राज्यसभा में इन कानूनों का प्रबल विरोध हुआ, शोर शराबा हुआ, लेकिन इसे ध्वनिमत बताकर कानून को जबरन पास करा दिया गया। आगे बढ़ रही है, देश में खेती का रकबा बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादकता बढ़ रही है और किसान फायदे की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृपया इस कोरोना के पीरियड में रेल में आकर इस तरह के नारे न लगाएं। बदलाव लाने वाले, क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले। धन्यवाद। For consideration of the bills and the please go back to your seats. Please go back to your seats. This is the rule. What is the rule? What are you doing? What are you doing to Parliament? What are you doing to Parliament? Sir, no, सरकार ने समझा होगा कि विरोध को दबाने में सफल हो गई, लेकिन किसान आंदोलन जिस रूप में सामने आया उससे सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। उधर किसानों के आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि देश की सीमा पर तैनात जवान भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। तो आदमी -10 में रह गए। इस पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर आदमी घास फूस की तरह काट सके ना, तो उसका परिवार दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठा है। मोदी साहब उसके लिए क्या कर सके है, सोचिए बात ने। जय हिंद। लेकिन किसान आंदोलन को फेल करने के लिए तमाम कवायद हो रही है। पत्रकारों और विशेषज्ञों का एक वर्ग आंदोलन को कुचलने की वकालत कर रहा है। उनसे सवाल पूछो तो वे बजाय कोई जवाब देने के कहते हैं, आपको राजनीति की समझ नहीं, आपको अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं। इसीलिए आर्थिक पत्रकार और इंडिया टुडे के संपादक अंशुमान तिवारी की इस बातचीत को वीडियो में शामिल करना पड़ रहा है। आप खुद तय करें कि किसके पास कितनी समझ है।
कंपनियों के रिकॉर्ड मुनाफे हैं और भारत में रिकॉर्ड बेकारी है। जिन तिमाहियों में इंडिया के कारपोरेट्स ने मैक्सिमम प्रॉफिट गेन किया, ऑल टाइम रिकॉर्ड प्रॉफिट गेन किया, उस दौरान भारत में सबसे ज्यादा नौकरियां गई, सबसे ज्यादा लोगों की तनख्वाहें कटी। अब ये बाजार दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, दोनों एक दूसरे का बिल्कुल पैराडॉक्स है। इस बीच में सरकार ने क्या किया कि कंपनियों को लेबर रिफॉर्म बताकर कर्मचारियों को निकालने की ताकत से लैस कर दिया। अब ऐसा मौका, ये लेबर रिफॉर्म बहुत अच्छे रिफॉर्म हो सकते हैं और उनकी टाइमिंग का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हमेशा रिफॉर्म्स की अपनी एक टाइमिंग होती है। टाइमिंग सिर्फ क्रिकेट का ही वर्ड नहीं, इकोनॉमी में टाइमिंग से बड़ी कोई चीज नहीं है कि टाइमिंग क्या है। ऐसे मौके पर जब कंपनी मौजूदा कर्मचारियों को नहीं रख पा रही है, उसे निकाल रही है, उनकी तनख्वाहें काट रही है, तो सरकार एक रिफॉर्म करती है और एक बड़े पैमाने पर घोषणा करती है। हमने इसी लॉकडाउन के बीच में घोषित देखा कि भारत में नए लेबर रिफॉर्म शुरू हो गए। राज्य सरकारों से कहा गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को, ये भी चर्चा हुई कि काम के घंटे बढ़ा दिए जाएं, लोगों को ज्यादा समय तक काम करने को दिया जाए। अब ऐसी परिस्थिति में एक सामान्य व्यक्ति जो मार्केट से वैसे ही मार्केट की एक्टिविटीज से, जॉब जाने से, तनख्वाहें कटने से परेशान है, उसके लिए लेबर रिफॉर्म बाजार के प्रति उसके अंदर और ज्यादा चिढ़ पैदा कर सकती है और ज्यादा विरोध पैदा कर सकती है। दूसरा उदाहरण देखिए, किसानों को इस समय मंदी में, जबकि उनकी बाकी आय जो बाहर से उनके घर के लोग बाहर काम करते हैं और वो सारे काम बंद हो चुके हैं, माइग्रेंट लेबर्स गांव में जाकर भर गए हैं। गांव से हम इस पर लगातार चर्चा करते रहे कि कितने पैसे आमतौर पर 5 से 7 हजार रुपए प्रति परिवार शहरों से जाता था, जो शहरों में काम करने वाले लोग थे, जो जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा था। जब उनकी आय घट रही है, बाजार में उन्हें एमएसपी से आधी कीमत हर फसल की मिल रही है, आधी और तिहाई कीमत तब मिल रही, तब सरकार उस बाजार के हवाले एग्रीकल्चर को कर रही जो खुद मंदी का मारा है। जिस मार्केट में फार्मर्स सरकार से लोन ले रहा है और जिस मार्केट में जो फ्री मार्केट या जो ओपन मार्केट अभी फार्मर्स को सही कीमत नहीं दे पा रहा है फसलों की डिमांड और होने के कारण, उसी को सरकार सॉल्यूशन बनाकर पेश कर रही है। दूसरा उदाहरण, निजीकरण में कोई खोट नहीं है, हम इस पर भी चर्चा कर चुके हैं। याद, हम लोगों ने एक बार चर्चा की थी, सरकार दीपम ने शिपिंग कारपोरेशन में बिड्स मंगा ली है, इस पर हमने चर्चा की थी पहले कि सरकार बड़े पैमाने पर पब्लिक सेक्टर एसेट्स का मोनेटाइजेशन करने जा रही है, उनसे पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है। निजीकरण में कोई निजीकरण में कोई खोट नहीं है। निजीकरण के बिना आप बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्तियों की विनिवेश के बिना सरकार रिसोर्सेज नहीं ला सकती। लेकिन जब चौतरफा बेकारी है और उस समय अगर आप प्राइवेटाइजेशन की कोशिश करते हैं, तो लोगों के अंदर जीविका को लेकर डर पैदा होता है, क्योंकि नौकरियां जा रही हैं। और खासतौर से उस समय जब उनको दिखाई देता है कि कई जगह, कई सारे सेक्टर्स में प्राइवेट कंपनियों की मोनोपोली या डुओपोली या ओलिगोपोली उभर रही है। सिद्धांत, महामारी और महामंदी ये सबसे बड़ी मुसीबतें होती हैं, हमारा इतिहास हमको बताता है। और आमतौर पर जब ये दोनों एक साथ आती है ना, तो दोनों सिस्टम, किसी भी व्यवस्था के दोनों सिस्टम्स लड़खड़ा जाते हैं। महामारी हमेशा सरकारों की क्रेडिबिलिटी पर, साख पर भारी पड़ती है, क्योंकि दुनिया की कोई भी सरकार, कितनी भी सक्षम सरकार हो, आप दुनिया की सबसे सफल सरकारों को या सबसे अधिक समृद्ध देशों की सरकारों को देख लीजिए, चाहे वो ब्रिटेन हो या वो अमेरिका हो या जर्मनी हो, जो डेवलप्ड कंट्रीज की, ओईसीडी कंट्रीज की सरकारें, महामारी से कोई सरकार नहीं निपट सकती, क्योंकि महामारी इतनी बड़ी होती है कि वो किसी भी सरकार की क्षमता से ज्यादा बड़ी हो जाती है। सरकार की क्षमता उसके सामने छोटी पड़ जाती है और महामंदी बाजार की साख तोड़ देती है। महामारी होती है तो सरकार की साख पर असर पड़ता है, क्योंकि सरकारें अचानक इतने सारे लोगों को बीमारी से नहीं बचा सकती, इतने सारे लोगों को दवा नहीं दे सकती, इतने सारे लोगों को अस्पताल नहीं दे सकती। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा व्यवस्थाओं वाले देश भी कोविड में कोलैप्स कर गए, उनके सिस्टम कोलैप्स कर गए। उनके पास शवों को जलाने की जगह नहीं बची दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि किसी भी देश का सिस्टम पेंडेमिक के लिए तैयार नहीं होता। और इसलिए ऐसी परिस्थिति में सरकारों की साख पर गहरा असर पड़ता है, क्योंकि सरकारों को लोग टैक्स देते हैं, उनसे अपेक्षा करते हैं कि ऐसी क्राइसिस में हमारी मदद के लिए सामने आए, क्योंकि हम इसलिए टैक्स दे रहे हैं आपको। सरकारों की साख महामारी में बुरी तरह प्रभावित होती है और महामंदी से बाजार की साख टूट जाती है, क्योंकि बाजार में हमारा भरोसा तब तक सीमित है जब तक वो हमारे प्रोडक्ट का सही प्राइस, हमारे लेबर का हमको सही प्राइस दे रहा है और हमारी मेहनत पे हमें सही रोजगार और सही कमाई दे रहा है। अब ये दोनों चीजें जब एक साथ होती हैं तो सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम, एक तरफ मार्केट है और एक तरफ गवर्नमेंट है, यही दो सिस्टम है जिनके बीच में पूरी दुनिया के लोग संतुलित होते हैं और जीते हैं। ये पूरा सिस्टम लड़खड़ा जाता है। और इसलिए क्या हो रहा है दुनिया में? इसलिए दुनिया की सरकारें
कंपनियों को बजट से पैसे दे रही हैं रोजगार बचाने के लिए, जिन पे हम बार बार बात करते हैं पेचेक प्रोटेक्शन के लिए। ऐसा वो क्यों कर रही है? भारत में सरकार ने क्यों नहीं किया? वो ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो बाजार की साख बचाने की कोशिश कर रही हैं। वो कंपनियों को पैसा दे रही है कि नहीं, आप तनख्वाहें मत काटिए, आप लोगों को रोजगार से मत निकालिए, आप उनके हाथ में पैसा रखिए, क्योंकि ये जो मार्केट है इसमें ट्रस्ट बना रहे लोगों का। अगर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया और वो वापस सरकार से वही सारी चीजें एक्सपेक्ट करने लगे जो मार्केट देने लगा, तो सरकार तो इलाज ही नहीं करवा पा रही। वो नौकरियां कहां से दे देगी, वो रोजगार कहां से दे देगी, वो लोगों की तनख्वाहें कहां से भर लोगों के हाथ में पैसा रहेगा तो कम से कम खर्च करने की तो हाँ, तो इसलिए मार्केट की साख प्रोटेक्ट करने के लिए जो पेचेक प्रोटेक्शन होते हैं या कंपनियों को दिए जाने वाले पैसे होते हैं, अल्टीमेटली उनकी कोशिशें होती है कि मार्केट की साख प्रोटेक्ट हो। और मार्केट की क्रेडिबिलिटी को या मार्केट की साख को बचाने का सबसे बड़ा जरिया यह है कि बाजार लोगों को जो देता है, बाजार लोगों को रोजगार और कमाई बढ़ाने के जो अवसर देता है, वो मंदी में उन पर होने वाला असर कम से कम किया जा सके। यानी नौकरियां जाए तो कम से कम जाए, तनख्वाहें कटे तो कम से कम कटे। ये कोशिश पूरी दुनिया में पिछले मार्च अप्रैल से चल रही है। इसलिए विकसित देशों की सरकारों ने अपने बजट खोल दिए, कंपनियों से कहा कि आप फर्लों पे रखिए लोगों को, आप उनके आधे तनख्वाहें हमसे लीजिए, आप उनकी तनख्वाहें मत काटिए। ये सारी कोशिश क्यों है? ये सारी कोशिशें सरकार की अपनी साख बचाने की भी है और बाजार की साख बचाने की भी। यहाँ क्योंकि अगर ये विश्वास टूट जाएगा तो चीजें लड़खड़ा जाएंगी। एक दिलचस्प बात हमें इतिहास से समझना जरूरी है। जॉन मेनार्ड केन्ज ने 1930 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक चिट्ठी लिखी थी, ठीक ऐसे मौके पर जब महामंदी थी, डिप्रेशन थी, और जो दुविधा हमें सरकार की, भारत सरकार में जो नरेंद्र मोदी सरकार की दिख रही है, वही दुविधा लगभग कुछ हद तक फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की थी 1930 में। जॉन मेनार्ड केन्ज ने जो चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी को समझना और केन्ज की जो बात है समझना जरूरी है। उसे आप बिल्कुल भारत में एज इट इज उतार सकते हैं, देख सकते हैं जो हो रहा है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को मेनार्ड केन्ज ने लिखा था कि प्रेसिडेंट, आपकी चुनौती दोहरी है। अच्छा, आपकी दो तरीके की चुनौती है। आपकी पहली चुनौती यह है कि आपको इकोनॉमी को मंदी से उबारना है, और दूसरी चुनौती है कि आपको रिफॉर्म करने हैं जो लंबे समय से पेंडिंग है। आपको इकोनॉमी को स्लो डाउन से, रिसेशन से बाहर भी निकालना है, और ऐसे रिफॉर्म भी करने हैं जो लंबे समय से पेंडिंग है, क्योंकि सुधार भी चाहिए। अब दुविधा क्या है कि मंदी खत्म करने के लिए आपको ऐसा काम करना होगा जिससे तत्काल और तेज नतीजे आना शुरू हों। आप कुछ ऐसा काम करिए जिससे तत्काल मंदी खत्म हो सके, लोगों की नौकरियां वापस आ सके, लोगों के हाथ में पैसे आ सके, लोगों की तनख्वाहें बढ़ सके। जबकि सुधारों के असर आने में लंबा समय लगता है, क्योंकि आप कोई रिफॉर्म करोगे तो उसके नतीजे आने में 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल लगेगा। तो इसलिए मिस्टर प्रेसिडेंट, सुधारों में जल्दबाजी मंदी से उबरने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। रिसेशन के पीरियड में किए गए रिफॉर्म्स हमेशा रिसेशन बढ़ा देते हैं, और इससे सरकार, ये केन्ज ने लिखा था, इससे सरकार पर लोगों का शक बढ़ता है, सरकार की नीयत पर लोगों का शक बढ़ता है, और इससे लोगों का भरोसा टूटता है। अब ये बहुत नाजुक संतुलन है, जिस नाजुक संतुलन की हम बात कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि तुरंत दवाई देके आराम दो। अभी इस समय लोगों को जॉब चाहिए, इस समय लोगों को उनकी कटी हुई तनख्वाहें वापस चाहिए, इस समय उनको कोई बड़ा रिफॉर्म नहीं चाहिए। इस समय उन्हें यह चाहिए कि आप कैसे इकोनॉमी को एक गड्ढे में पड़ी उसे उठा के ऊपर ले आई है। तो ये बात केन्ज ने रूजवेल्ट को 1930 में बताई थी, जिसके बाद की सबसे बड़ी मंदी। लोग मानते हैं कि उस महामंदी के बाद की उससे बड़ी मंदी 2020 की मंदी है। तो भारत में जो सरकार के तमाम सलाहकार हैं, वो ये संतुलन मिस कर गए हैं, जो केन्ज ने रूजवेल्ट को सिखाया था कि पहले मंदी से रिकवर कर लीजिए, फिर रिफॉर्म करिए। इसलिए आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की कई सारी रिपोर्ट से बताती हैं कि जो बेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के पीरियड में किए गए रिफॉर्म्स होते हैं, वही सबसे सक्सेसफुल होते हैं। जब इकोनॉमी की ग्रोथ चढ़ रही हो, जब 7%, 8% की ग्रोथ हो, उस समय आप कोई रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करिए तो अर्थव्यवस्था में उसका झटका सहने की सामर्थ्य होती है। आप एक ऐसा व्यक्ति जो कोरोना से पीड़ित हो, उसकी सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही हो, वो कमजोर हो, और उसे आप तत्काल ले जाके जिम में खड़ा कर दीजिए और उससे कहिए कि तुम वेट लिफ्टिंग शुरू कर दो, तो कैसे शुरू करेगा? इकोनॉमी की स्थिति वही होती है। रिफॉर्म एक वेट लिफ्टिंग है। रिफॉर्म ऐसा है जिसको आप लंबे समय तक नतीजों का इंतजार करते हैं। एक चीज हमें समझना पड़ेगा यहाँ इस मुकाम पे आकर जहां हम खड़े हैं, और ये जो पूरा शक कॉर्पोरेट्स को लेकर या कंपनियों को लेकर, रिफॉर्म के पीछे कंपनियां होने और कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचने का हो रहा है,
ये समझना पड़ेगा कि हर सुधार सिद्धांत, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है भारत में सुधार में नीति निर्माताओं के लिए, कि हर एक रिफॉर्म 1991 का रिफॉर्म नहीं है। हर रिफॉर्म को हमें माने कि वो 1991 का रिफॉर्म मूवमेंट है, कि हमने एग्रीकल्चर में कुछ कर दिया या बैंक में कुछ कर दिया या एसएमई में कर दिया। सारे मूवमेंट्स 1991 के रिफॉर्म मूवमेंट्स नहीं होते। जैसे सारे प्रोजेक्ट ही नहीं है वो जैसे सारे प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं होते। 1991 का रिफॉर्म ग्रीनफील्ड रिफॉर्म था। हमारे पास कुछ नहीं था। तब 91 में ना मेट्रो थी, ना इंटरनेट था, ना क्रेडिट कार्ड थे, ना मोबाइल फोन थे। तो वो जो रिफॉर्म था, वो रिफॉर्म एक दूसरी कंडीशन से आया था। 1991 के बाद से 2020 तक आर्थिक सुधारों के नुकसान और फायदों को लेकर जितनी समझ नेताओं में बनी है या नहीं बनी है मुझे नहीं पता, पर लोगों के दिमाग में बहुत स्पष्ट रूप से बनी है। उन्हें पता है कि कौन सा रिफॉर्म उनके लिए अच्छा है और कौन सा रिफॉर्म उनके लिए खराब है। खासतौर से मंदी की परिस्थिति में लोग वही रिफॉर्म स्वीकार कर पाते हैं जिससे उनके जीवन में और उनकी कमाई में ठोस बढ़ोतरी हो सके और तत्काल बढ़ोतरी हो सके, ठोस बेहतरी दिखाई पड़े। इसलिए हमेशा सरकारों को रिसेशन के पीरियड में, आप पूरी दुनिया में इस समय सारी सरकारें देख लीजिए, रिफॉर्म्स के एजेंडे सब जगह रखे हुए हैं प्रधानमंत्रियों की मेज पर। अमेरिका के राष्ट्रपति गए हैं तो व्हाइट हाउस में रिफॉर्म का एजेंडा छोड़ कर गए। बोरिस जॉनसन की नहीं खड़ा कर रहा है किसी को। हाँ, लेकिन हमेशा रिसेशन के पीरियड में रिफॉर्म्स का क्रम ठीक करना जरूरी होता है, उसकी सीक्वेंसिंग सही करनी जरूरी होती है कि किस समय कौन सी जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण बात जो कि हमें साल के अंत में समझना जरूरी है, भारत में बाजार और लोगों के रिश्ते या बाजार और कम्युनिटी के रिश्ते बहुत तेजी से बदले हैं। जनवरी 2020 में एडलमैन का एक सर्वे आया था, तब हम कोविड से पहले थे, कोविड नहीं आया था, और वो बहुत मशहूर सर्वे है, बहुत रेपुटेड सर्वे है, जिसको कि हम ग्लोबल ट्रस्ट बैरोमीटर सर्वे कहते हैं। और एडलमैन ने अपने उस सर्वे में बताया था कि भारत दुनिया के उन 28 बड़े बाजारों में पहले नंबर पर है जहां सबसे ज्यादा लोग, 74% लोग बाजार और कैपिटलिज्म से निराश है। ये बहुत सरप्राइजिंग फाइंडिंग थी। दुनिया के 28 बड़े बाजारों में इंडिया में 74% लोग फ्री मार्केट और कैपिटलिज्म से निराश हैं। अब ये सर्वे तब आया था जब भारत में मंदी आ चुकी थी, लोगों की तनख्वाहों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। अगर आप 2016 से देखें, 2016 से और कोविड आने तक, लॉकडाउन तक, भारत में लोगों की आय में बढ़ोतरी न्यूनतम रही, बल्कि नहीं हुई है, घटी। रोजगार कम हुए थे। हमने देखा 2018 में भारत में बेकारी 45 साल के सर्वोच्च स्तर पर थी। तो ये सर्वे उस दौरान आया था जब कोविड की रिसेशन नहीं थी, पर भारत की में इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल स्लोडाउन या स्ट्रक्चरल मंदी आ चुकी थी, और उसका असर हमें लोगों की प्रतिक्रियाओं में, लोगों की समझ में मार्केट रिफॉर्म्स के प्रति लोगों की समझ पर दिखाई दे रहा था। और इसलिए उस सर्वे ने पाया कि दुनिया में भारत ऐसा देश है जहां 74% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि मार्केट से और फ्री मार्केट से उन्हें वो सब कुछ नहीं मिला जिसकी वो अपेक्षा करते थे। एक महत्वपूर्ण चीज समझना जरूरी है, खासतौर से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के संदर्भ में, क्योंकि हम 2020 के अंत में और अगला नया दशक शुरू हो रहा है, और ये दशक बहुत चुनौती भरा दशक है, जिस पर हम पिछली बार चर्चा भी कर चुके हैं कि भारत के लिए आखिरी 1-2 दशकों में सब कुछ करने का खेल है। अच्छे सुधार हमेशा बाजार को ताकत देते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर सही रिफॉर्म सही समय पर किए जाएं, सही ढंग से किए जाएं, तो मार्केट को ताकत मिलती है, फ्री मार्केट को ताकत मिलती है, जबकि खराब सुधार बाजार से ताकत लेके कुछ लोगों के हाथ में सौंपते हैं, जब फ्री मार्केट की पावर लेकर कुछ लोगों के हाथ में चली जाती है। और हमारे पास दोनों तरीके के उदाहरण पूरी दुनिया में उपलब्ध है। हमें मैक्सिको का उदाहरण हमारे पास है, इजिप्ट का उदाहरण हमारे पास है, जहां फ्री मार्केट की ताकत कुछ लोगों के हाथ में चली गई। सिद्धांत, एक बहुत फेमस मूवी थी वॉल स्ट्रीट जी। हाँ, उसका एक कैरेक्टर था गॉर्डन गीको। गॉर्डन गीको को बहुत सारे लोग याद करते हैं और गॉर्डन गीको ये कहता था कि उसका एक बहुत मशहूर डायलॉग था कि लालच के लिए लालच से बेहतर कोई दूसरा शब्द नहीं है, इसलिए लालच के लिए लालच से बेहतर कोई दूसरा शब्द नहीं है, इसलिए लालच अच्छा है। सरकार को हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा मार्केट रिफॉर्म्स के समय कि रिफॉर्म्स के पीछे कोई गॉर्डन गीको नजर ना आए, और खासतौर से मंदी के दौर में लोगों को ये एहसास ना हो कि वो रिफॉर्म्स के पीछे किसी गार्डन गीको को या किसी ग्रीडी मोनोपोली मैन को देख रहे हैं। 2020 बाजार के प्रति लोगों के भीतर गुस्से से विदा हो रहा है, और भारत के आर्थिक सुधार बेहद संवेदनशील मोड़ पर है।
सबसे महत्वपूर्ण नाजुक भरोसा मैं इसको क्यों कह रहा हूं, और सबसे संवेदनशील बात जो भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी तक हमने पिछले 25 सालों में इतना ये इस तरीके के सवाल उठते नहीं देखे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर उनके पीछे कॉर्पोरेट्स होने पर सवाल नहीं उठते दिखे, कि वजह यह है कि सरकार को हर कोशिश से सिद्धांत मुक्त बाजार को, फ्री मार्केट को, लिबरलाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन को लोगों की निगाह में विलन बनने से, खलनायक बनने से रोकना पड़ेगा। सरकार को वो हर कोशिश करनी पड़ेगी कि फ्री मार्केट, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कहीं लोगों के दिमाग में विलेन ना बन जाए, लोगों के दिमाग में खलनायक ना बन जाए। मतलब ये वैसा होता है जैसे कहा जाता है से लाइक यू मीन इट, मतलब हाँ, आप जो कह रहे हैं कि आपके दुश्मन है तो आपके बात का मतलब भी वही निकले, आपकी कारस्तानियों का मतलब भी यही निकले। हाँ, मतलब लोगों के दिमाग में ये ना बैठ जाए कि फ्री मार्केट या लिबरलाइजेशन, और मंदी में इसके बहुत सारे खतरे हैं कि फ्री मार्केट, ग्लोबलाइजेशन, कंपनियां, विदेश से आने वाला निवेश, ट्रेड डील्स, ये सारी चीजें हमारे विरोधी हैं, हमें खत्म करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमने इनके बहुत अच्छे दौर देखे। उसकी वजह ये समझना जरूरी है कि अगर गुस्साए लोग सरकार तो बदल देते हैं, लोगों को अगर गुस्सा होगा और वो सरकार के खिलाफ वोट कर देंगे, सरकार को हटा देंगे, पर गुस्से में आप बाजार नहीं बदल सकते। बाजार नहीं, किसी भी स्थिति में बाजार, सरकार आप बदल देंगे पर बाजार नहीं बदल देंगे। और अगर मुक्त बाजार पर, फ्री मार्केट पर लोगों का भरोसा टूटा सिद्धांत, तो सब कुछ बिखर जाएगा, क्योंकि दुनिया की कोई भी सरकार, कितनी भी बड़ी सरकार हो, वो फ्री मार्केट का अल्टरनेट नहीं हो सकती। कितनी भी बड़ी क्षमतावान सरकार हो, पर वो इतनी बड़ी आबादी के लिए जितना जो फ्री मार्केट लेकर आता है वो नहीं दे सकती। और इसलिए 2020 में भारत के जो नीति निर्माता हैं, जो 2021 में, उन्हें ये देखना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि लोगों के जहन में बाजार का, फ्री मार्केट का विश्वास बना रहे। और यही सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे सेंसिटिव मौकों पर, ऐसे संवेदनशील मौकों पर, जब मंदी हो, जब एपिडेमिक हो, तो वो सबसे पहले उस सिस्टम पर भरोसा पैदा करे जिस सिस्टम के जरिए बहुत सारे लोगों को रोजगार, काम, उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलता है। और इसलिए हम ये मान रहे हैं कि 2020 का समापन इस बेहद संवेदनशील नाजुक बिंदु के साथ हो रहा है। और अगर ये नहीं संभाला गया और आने वाले समय में सरकार के हर फैसले के पीछे प्राइवेट कॉर्पोरेट्स की भूमिका देखी जाने लगी या निजीकरण के फैसले का विरोध शुरू हो गया, तो हमारे लिए रिफॉर्म्स के अगले फेज पे छोड़ दीजिए, जो पिछले फेज के फायदे हैं उन्हें भी मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। आप यथास्थिति को समझ गए होंगे। शायद यही वजह है कि सरकार को ईवीएम की सरकार कहा जा रहा है। किसानों ने सत्तासीन भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईवीएम की सरकार का निहितार्थ यह है कि सरकार को किसानों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। सत्तासीन भाजपा ईवीएम में गड़बड़ी कराकर चुनाव जीतती रहेगी और अपने फैसलों को यह कहकर जस्टिफाई करती रहेगी कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए हमारे फैसले ठीक हैं। किसानों के आरोप इस ओर संकेत कर रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र के दरवाजे पर अधिनायकवाद दस्तक दे रहा है और चीख चीख कर कह रहा है कि यह देश किसके हवाले कर दिया गया, यह देश किसके हवाले कर दिया है आपने। आज इतना ही। किसानों से जुड़े मुद्दे की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। चमन कर दिया हमने किसके हवाले वतन कर दिया, हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही, इसलिए मुल्क में अब खुशी ना रही। जिस तरफ देखिए आग नफरत की है, चेहरे पर अब किसी के हंसी ना रही। खत्म
चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। अब तो हद से भी आगे गुजरने लगे, वो सियासत शहीदों पे करने लगे। झूठ की इतनी आदत उन्हें पड़ गई, सच्ची बातों से अब